क्या बंगाल में खिलेगा कमल या बरकरार रहेगा दीदी का जादू? क्या दक्षिण के दुर्ग में मचेगी हलचल और उत्तर में क्या होगा? कल सुबह ठीक 8 बजे से TV9 भारतवर्ष पर सबसे तेज नतीजे। चौबीस घंटे 5 राज्य और आखिरी फैसला। बंगाल रहेगा दीदी का किला या कमल खिलेगा? ये बंगाल टाइगर की दहाड़ है। साउथ का सस्पेंस, तमिलनाडु केरलम में पलटेगी बाजी। असम का अग्निपथ, बरकरार रहेगा सत्ता का समीकरण। मंदिर से मैदान तक दुआओं का दौर, कल खुलेगा किस्मत का बॉक्स। सबसे तेज, सबसे सटीक, TV9 भारतवर्ष पर सुपर नतीजा। हार और जीत के बीच सिर्फ कुछ घंटों का फासला है, लेकिन दावों की आग ठंडी नहीं पड़ रही। नेताओं की जुबान पर सिर्फ एक ही शब्द है, विजय। हर कोई अपने दावे कर रहा है। 4 मई दीदी गई, काम चला मुख्यमंत्री का कल अंतिम दिन होगा। 500 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही बेहतर रहने वाला है। बंगाल भी उसमें सम्मिलित है। हर रिपोल में ही तृणमूल कांग्रेस की वोट और भी बढ़ेंगे, जीतेंगे। कल चुनाव परिणाम आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी, हमारा गठबंधन अच्छा परफॉर्म करेगा और सभी राज्यों में सरकार बनाएंगे। बंगाल में इस बार चमत्कार होने जा रहा है। हम सरकार बनाने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कमल खिल के रहेगा। पश्चिम बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। देश में 5 राज्य का चुनाव चला है। 5 राज्य में हम जीत के आएंगे, ऐसा एक माहौल है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत का फैसला सुरक्षित हो चुका है और अब बारी है जनादेश की। 5 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। सोमवार सुबह जब सूरज की पहली किरण के साथ मतगणना केंद्रों पर हलचल शुरू होगी, तो पूरे देश की नजरें सिर्फ एक ही सवाल पर टिकी होंगी, आखिर बाजी किसके हाथ लगेगी? सबसे बड़ा केंद्र है पश्चिम बंगाल, जहां सुरक्षा के घेरे इतने कड़े हैं कि परिंदा भी पर ना मार सके। कोलकाता के नेताजी सुभाष इंडोर स्टेडियम से लेकर विधान नगर कॉलेज तक स्ट्रांग रूम के बाहर पैरा मिलिट्री फोर्स और आर्म्ड व्हीकल्स तैनात हैं। खुद बीजेपी उम्मीदवार तापस राय और पार्टी की महिला कार्यकर्ता रात भर जागकर ईवीएम की सुरक्षा पर पहरा दे रही हैं, ताकि खेल की कोई गुंजाइश ना रहे। 24 घंटा भी बाकी नहीं है। पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और इस वक्त मैं खड़ा हूं नेताजी इंडोर स्टेडियम के सामने। आप देख सकते हैं कि यहाँ के मार्क्समैन की जो गाड़ी है, सीआरपीएफ की जो कि युद्ध वाली गाड़ी है, वो यहाँ पे खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे खुदीराम अनुशीलन केंद्र के सामने पुलिस, सेंट्रल फोर्स, मानो के एक दुर्ग जैसा बनाया गया है। पूरा लोहे का दुर्ग है। कल रिजल्ट क्या होगा यह तो समय बताएगा जब बैलेट बॉक्स खुलेगी, लेकिन पूरी तरीके से यहाँ पे वो सिचुएशन बनाया गया है ताकि यहाँ पे कोई भी समस्या ना हो। बंगाल की 294 सीटों पर सबकी नजर है, लेकिन बंगाल की लड़ाई में एक बड़ा मोड़ आ चुका है। दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्टा विधानसभा सीट पर भारी गड़बड़ी की शिकायतों के बाद चुनाव आयोग ने फाल्टा के सभी 285 बूथों पर 21 मई को पुनर्मतदान का आदेश दिया है। नतीजा 24 मई को आएगा, यानी बंगाल की एक सीट की तस्वीर 24 मई को ही साफ होगी। लेकिन कल के नतीजे ये बता देंगे कि सत्ता की सुई किस पार्टी की ओर घूमेगी।
चुनाव आयोग ने 29 अप्रैल 2026 को हुए विधानसभा चुनाव के दौरान जो पोलिंग हुई उसमें कई जगहों पर अपराध और लोकतांत्रिक मूल्यों के ह्रास की कई सारी घटनाओं को एक तरीके से पाया। इसके तहत कई जगहों पर ऐसा देखा गया कि बूथ में ईवीएम के ऊपर कवर करना, स्याही डालना, तमाम तरह की घटनाएं उनको महसूस किया गया। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का आरोप लगाया कि एक बूथ नहीं बल्कि पूरे विधानसभा में इस तरह की घटनाएं हुई हैं और इसके लिए उन्होंने टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। बहुत जगह पे तृणमूल कांग्रेस ने अभी तक उन इलाके को बांग्लादेश बना के छोड़ दिया है और यहाँ पे ऐसे ही हिंसा का वातावरण है और ये लगता है कि टीएमसी कर रही है वो मुसलमान और हिंदुओं के बीच की लड़ाई है और ये तब तक रहेगा जब तक टीएमसी यहाँ पे पावर में रहेगी। कल के बाद यानी 4 तारीख के बाद टीएमसी यहाँ पे पावर में नहीं रहेंगे, सारे गुंडे बदमाश सब बांग्लादेश भाग जाएंगे जो बांग्लादेश से आए हैं। फलता में आपने बोला, बहुत कुछ बोला, बहुत बंदोबस्त के बावजूद भी कुछ गड़बड़ आपको दिखे। हम लोग यही कह रहे हैं, आप रिपोल करिए, फिर रिपोल करिए। हर रिपोल में ही तृणमूल कांग्रेस की वोट और भी बढ़ेंगे, जीतेंगे। टीएमसी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग की गाड़ियां स्ट्रांग रूम से निकल रही है और इसको लेकर कई जगहों पर बवाल भी हुआ है। एक तरीके से कह सकते हैं कि आयोग पूरे दबाव में है। मैं चुनाव आयोग की बात कर रहा हूं और इन सब के बीच विपक्ष की पैनी नजर हर ईवीएम पर मौजूद है। उसका व्हाइट स्कॉर्पियो था, पीछे आर्मी लिखा था, तो हम लोग बैठे हुए तो हम लोगों ने आवाज उठाया, ये गाड़ी अंदर क्यों जाएगा? अच्छा, आप आर्मी के लोग हैं तो सामने तो आप पार्टी का लोगो तो नहीं लगा सकते, नहीं तो गलत है ना। पश्चिम बंगाल की सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी, इसका फैसला तो कल होगा, लेकिन दावों और जमीनी हकीकत के बीच इस बार मुकाबला बेहद कड़ा और दिलचस्प है। बीजेपी को उम्मीद है कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी और एससी, ओबीसी, एसटी वोटरों के बीच बढ़ते समर्थन से उसे फायदा मिलेगा। मतुआ और राजवंशी समुदायों में भी उसकी पैठ मजबूत होने का दावा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की ताकत है ममता बनर्जी की बंगाली अस्मिता वाली छवि, अल्पसंख्यकों का भारी समर्थन, जिनकी आबादी करीब 75 से 80% और महिला वोटरों के बीच कल्याणकारी योजनाओं का असर। चुनाव परिणाम से एक दिन ठीक पहले इस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी के सॉल्ट लेक दफ्तर में मौजूद हूं। दादा, कितना उत्साह है कल को लेके? मोदी जी कहा था अंग हो गया, कलिंग हो गया, सिर्फ बंगो बाकी है। कल बंगो भी है, अंग, बंग, कलिंग, ये तीनों कल हो जाएगा। तैयारी की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड तैयारी चल रही है। कल हमारे बंगाल में कमल खिल रहा है। हम लोग आ रहे बंगाल में, इस बार कमल खिल रहे। ईवीएम में कैद किस्मत के फैसले से पहले अब सिर्फ भक्ति का सहारा है। पूर्वी बर्धमान से बीजेपी उम्मीदवार कृष्ण घोष गोपीनाथ मंदिर में जीत की मन्नत मांग रहे हैं, तो कोलकाता पोर्ट से राकेश सिंह पूरी आस्था के साथ पूजा अर्चना में जुटे हैं। वहीं मेदिनीपुर के बीजेपी कैंडिडेट भी मंदिर की चौखट पर माथा टेक रहे हैं। बंगाल के बाद दक्षिण की ओर रुख करें तो तमिलनाडु का रण भी किसी महायुद्ध से कम नहीं। 234 सीटों वाले इस राज्य में सत्ता किसको मिलेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या मुख्यमंत्री एम के स्टालिन का द्रविड़ मॉडल अपनी पकड़ बरकरार रखेगा या अन्ना द्रमुक के साथ मिलकर बीजेपी का साइलेंट फैक्टर कोई नया चमत्कार करेगा? तमिलनाडु में मुकाबला पारंपरिक रूप से 2 ध्रुवीय रहा है, लेकिन इस बार छोटे दलों और गठबंधन की भूमिका ने गणित को पेचीदा बना दिया है। तमिलनाडु की सियासत हमेशा से स्वाभिमान और रीजनल आइडेंटिटी के इर्द गिर्द घूमती रही है। कल का दिन ये तय करेगा कि क्या तमिलनाडु की जनता मौजूदा सरकार के कामकाज पर मुहर लगाती है या सत्ता परिवर्तन की उस परंपरा को बरकरार रखती है जो तमिलनाडु की पहचान रहा है, या अम्मा की विरासत और कलईनार के वारिसों के बीच की जंग अब निर्णायक मोड़ पर है। यहाँ करप्शन और विकास के साथ साथ क्षेत्रीय और भाषाई अस्मिता का मुद्दा भी वोटरों के जेहन में हावी रहा है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में इस बार कई ऐसी खास बातें हैं जो पारंपरिक 2 ध्रुवीय राजनीति को बदल कर रख सकती है।
पहली और सबसे बड़ी बात, अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके की एंट्री। पहली बार चुनाव लड़ रही ये पार्टी युवाओं और शहरी वोटरों के बीच काफी लोकप्रिय हुई है। दूसरा, इस बार 85% से ज्यादा मतदान हुआ, जो तमिलनाडु के इतिहास में सबसे ज्यादा है। करूर में तो 92% से ज्यादा वोट पड़े। तीसरा, छोटी पार्टियों का बड़ा दबदबा। पीएमके, वीसीके, एनटीके जैसी पार्टियां किंग मेकर बन सकती हैं। खासकर उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में इनका असर तय माना जा रहा है। और चौथा, डीएमके सत्ता बचाने की कोशिश में है, तो एआईएडीएमके वापसी चाहती है। लेकिन बीच में टीवीके दोनों के लिए टेंशन बनी हुई है। केरल की 140 सीटों पर भी कल फैसला होना है। यहां का सियासी इतिहास हर 5 साल में सरकार बदलने का रहा है। लेकिन क्या मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन इतिहास को बदलते हुए दोबारा सत्ता में वापस लौटेंगे? इस बार बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी है, जिससे कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बन गई है। केरलम में इस बार कई सीटों पर सीधा त्रिकोणीय मुकाबला एलडीएफ, यूडीएफ और एनडीए के बीच है। टॉप पर है नेमम, जहां केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का मुकाबला सीपीएम के वी शिवनकुट्टी और कांग्रेस के सभारी नाथन से है। इसके अलावा वट्टियूरकावु, काचकुट्टम, त्रिशूर और पालक्काड में भी तीसरा कोना मजबूत है। केरल का साक्षर वोटर क्या विकास और शासन पर वोट देगा, या फिर धार्मिक और सामाजिक समीकरण बाजी पलटेंगे? असम की 126 सीटों पर इस बार सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। लेकिन खास एंगल है मुस्लिम बहुल इलाकों का बड़ा ध्रुवीकरण। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का साफ कहना है, हर घुसपैठिया मुस्लिम नहीं, लेकिन हर अवैध घुसपैठिया मुस्लिम है। इसके अलावा भी उनके कई बयान सुर्खियों में है। विशेषज्ञों का मानना है कि हिमंता के इन बयानों से मुस्लिम बहुल इलाकों में ध्रुवीकरण बढ़ा है। तो वहीं असम के बोडोलैंड के इलाकों में बीजेपी को हैट्रिक की उम्मीद है। यहां शांति समझौते का असर दिख सकता है। बराक घाटी में चरमपंथ और घुसपैठ पर बहस गर्म रही। पिछली बार बीजेपी को 60 सीटें मिली थी, इस बार वो 75 पार का दावा कर रही है। कांग्रेस मोहब्बत की दुकान के नारे से पुराने वोट बैंक को साध रही है। कल तय होगा पूर्वोत्तर में दिल में क्या हुआ। तो उधर केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की 30 सीटों के नतीजे भी आने हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहां करीब 20 ऐसी सीटें हैं जहां निर्दलीय प्रत्याशी खेल बिगाड़ सकते हैं। पिछली बार 3 निर्दलीय विधायक बने थे। इस बार कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी एआईएनआरसी 15 के पार पहुंच सकती है। लेकिन तमिल वोटर द्रमुक कांग्रेस के साथ दिख रहे हैं। 5 राज्यों का यह महासंग्राम अब अपने निर्णायक मोड़ पर है। यहां बंगाल में टीएमसी की साख और बीजेपी की महत्वाकांक्षा के बीच आर पार की जंग है। वहीं दक्षिण के दुर्ग तमिलनाडु और केरल में त्रिकोणीय समीकरणों ने नतीजों को दिलचस्प बना दिया है। फाल्टा जैसे विवादों और ईवीएम पर पहरेदारी के बीच अब सबकी नजरें कल सुबह 8 बजे खुलने वाले किस्मत के पिटारे पर टिकी है। सटीक आंकड़ों और सबसे तेज रुझानों के लिए देखें TV9 भारतवर्ष। वैसे तो अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर चल रहा है, लेकिन जुबानी मिसाइलों से एक दूसरे पर हमले भी लगातार जारी हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान है कि अगर ईरान ने कुछ गड़बड़ की तो हम उस पर हमला कर सकते हैं। बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान ने शांति वार्ता के लिए अमेरिका के सामने एक 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा है। और इस प्रस्ताव के साथ ही ईरान ने ट्रंप के सामने 30 दिनों की डेडलाइन भी रख दी है। फैसला अमेरिका को करना है। और कुछ महीने पहले तक शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए तड़प रहे ट्रंप शांति की तरफ बढ़ते हैं या ईरान के खिलाफ महायुद्ध का ऐलान करते हैं। इन दोनों घटनाक्रम को देखते हुए सवाल उठ रहे हैं कि क्या शांति वार्ता में अमेरिका की दिलचस्पी महज दिखावा है? क्या सेंटकॉम कमांडर का यूएस मरीन से मिलना युद्ध के दूसरे चरण की तैयारियों पर अंतिम मोहर है? तस्नीम न्यूज एजेंसी की खबर है कि ईरान का नया प्रस्ताव अमेरिका के 9 सूत्रीय प्रस्ताव का जवाब है। अमेरिका की तरह ईरान 2 महीने का युद्ध विराम नहीं चाहता,
बल्कि वो सभी मुद्दों को इस बार पूरी तरह से सुलझाना चाहता है। सबसे अहम है कि ईरान को इस बात की गारंटी मिले कि भविष्य में उस पर कोई हमला नहीं होगा। दूसरा, ईरान के बॉर्डर के आसपास से अमेरिकी सेना को हटाया जाए। तीसरा, हॉर्मुज स्ट्रेट से अमेरिका तुरंत अपनी नाकाबंदी को खत्म करे। चौथा, ईरान पर जो अमेरिका ने वैश्विक प्रतिबंध लगाए हैं वो हटाए जाए। पांचवा, विदेशों में ईरान की सीज संपत्ति उसे लौटाई जाए। इस युद्ध में ईरान को अब तक जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना भरा जाए और लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध बंद किया जाए। और इस संभावित हमले के लिए अमेरिका की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। समंदर से लेकर आसमान तक युद्ध स्तर पर हथियारों की तैयारी की जा रही है। हालांकि ईरान भी इस तैयारी में पीछे नहीं है। उसने अपने मिसाइल नेटवर्क और प्रॉक्सी सिस्टम को दोबारा से पूरी तरह से एक्टिव करना शुरू कर दिया है। पिछले 48 घंटे में ईरान के विदेश मंत्री लगातार पड़ोसी देशों के संपर्क में हैं। अमेरिका को प्रस्ताव भेजने के बाद ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची सऊदी अरब, कतर, तुर्की और मिस्र से बात की। इसके अलावा F-22 रैप्टर, F-15E स्ट्राइक ईगल और लंबी दूरी के B-1 और B-52 बॉम्बर्स को भी मिशन के लिए एक्टिव रखा गया है। अमेरिका मरीन की अतिरिक्त टुकड़ियां पहले ही पश्चिम एशिया में पहुंच गई हैं और ईरान को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। तो हर बीतते दिन के साथ ईरान और अमेरिका में जंग की आशंका बढ़ती जा रही है और अमेरिका युद्ध के दूसरे राउंड की तैयारी भी कर चुका है। हमला किसी भी वक्त हो सकता है। सवाल यही है कि आखिर ईरान की क्या तैयारी है और अगर ईरान पर फिर से हमला हुआ तो ईरानी फौज किस तरह की जवाबी कार्रवाई करेगी। उससे बड़ी बात एक और है, आखिर ईरान के लोग जंग को लेकर सोचते क्या हैं, और यही जानने के लिए पहला और इकलौता भारतीय न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष ईरान पहुंचा है। TV9 भारतवर्ष की रिपोर्टर सुमेरा खान ने तेहरान से लेकर कोम और करज तक एक्सक्लूसिव पड़ताल की है। ईरान में मौजूद TV9 भारतवर्ष की टीम लगातार इसी की पड़ताल कर रही है। TV9 भारतवर्ष की टीम ईरान की धार्मिक राजधानी कही जाने वाली कुम शहर भी पहुंची। कुम शियाओं का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र है। ईरान की हुकूमत उसी राह पर चलती है जो कुम के धार्मिक गुरु चाहते हैं। यही वजह है कि TV9 की रिपोर्टर सुमेरा खान कुम पहुंची। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कुम शहर में, ईरान से 140 किलोमीटर दूर। ये वो जगह है जो हार्ट कहा जा सकता है, दिल कहा जा सकता है ईरानी रेवोल्यूशन का। और यहाँ जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ बड़ा हमला किया गया था अमेरिका और इजराइल द्वारा। ये जो जगह है यहाँ पर मिसाइल से हमला किया गया और देखिए किस तरह का नुकसान उस हमले की वजह से हुआ। ये जो पूरी इमारत है, जो पूरी बिल्डिंग है, वो पूरी तरह से पैनकेक कर गई, यानी नीचे की तरफ चली गई। उसकी नींव तक पूरी तरह से ख़त्म हो गई। क्योंकि आपको याद होगा तब जब आयतुल्लाह अली खामेनी पर हमला किया गया और वो नहीं रहे, उसके बाद एक बड़ी चुनौती थी ईरान के लिए अपने नए सुप्रीम लीडर को चुनना। और इस वजह से ये चर्चा थी कि जो 88 लीडर हैं, ये जो जगह है इसे खोबरागाने मजलिस कहा जाता है। और यहाँ पर वो जो 88 सदस्य हैं जिन्हें चुनना था सुप्रीम लीडर को, उन्हें इकट्ठा होना था। ये इंटेलिजेंस और ये जानकारी सामने आई थी कि यहाँ पर वो इकट्ठा होंगे और वो जो लोग हैं वो बैठकर ये तय करेंगे कि कौन होगा नया सुप्रीम लीडर ईरान का। और यहाँ उन्हें मिलना था। ये जानकारी जब सामने आई तो उसके बाद यहाँ पर हमला किया गया। हालांकि वो जानकारी सही साबित नहीं हुई, वो इंटेलिजेंस इनपुट सही साबित नहीं हुआ और इस वजह से यहाँ पर वो लोग इकट्ठा नहीं थे। ईरान के सुप्रीम लीडर को चुनने में कुम शहर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अमेरिका के हमले के बाद कुम बहुत ही क्रोधित है। TV9 भारतवर्ष की रिपोर्टर सुमेरा खान तेहरान के हाई सिक्योरिटी जोन में मौजूद आयतुल्लाह अली खामेनी के घर पहुंची। वहां उन्हें बदले की आग में जल रही भारी भीड़ दिखी। ये जो रास्ता है ये जाता था आयतुल्लाह अली खामेनी के घर पर। हालांकि अब वो कंपाउंड जाहिर सी बात है नहीं है, लेकिन ये वो जगह बन गई है जहाँ पर आकर उनके लिए जो अपना गम है वो जाहिर करने के लिए लोग यहाँ पर रोज़ आते हैं। ये सिलसिला इसी तरह से जारी है, दिन और रात पिछले 62 दिन से लगातार इसी तरह से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। लोगों को एक लगता है कि कभी भी हमला हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद उनका ये कहना है कि वो इसी तरह से यहाँ आते रहेंगे, इस डेमोन्स्ट्रेशन का हिस्सा बनते रहेंगे और अपने गम को जाहिर करते रहेंगे। TV9 भारतवर्ष की संवाददाता सुमेरा खान की ये रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि अली खामेनी की हत्या के बाद ईरानी जनता न सिर्फ एकजुट हो गई है बल्कि अमेरिका को सबक सिखाने के लिए तैयार है। ये देखिए अब यहाँ ईरान का जो नेशनल सॉन्ग है वो
प्ले किया जा रहा है। तो हम कुछ देर के लिए इसे सुनते हैं और फिर हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे। तो देखिए ये यहाँ ये जो महिलाएं हैं उनके आप सरों पर एक खास तरह का जो काफिया है वो भी देख रहे हैं। ये फिलिस्तीन वाला चेक है, यानी वाइट ऑन ब्लैक चेक, जिस पे आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई की तस्वीर है। यानी अब यहाँ पर आयतुल्लाह अली खामनेई के लिए यहाँ लोग आए हैं, लेकिन साथ ही एक संदेश ये भी है कि अब जो लीडरशिप है वो मुश्तबा अली खामनेई के हाथ में है। ईरान ने सबसे पहले बर्बाद हुए अपने सैन्य ठिकानों और हथियारों को ठीक किया। उसके बाद अब तेजी से सड़कों, पुलों और इमारतों को दुरुस्त कर लिया। TV9 भारतवर्ष की रिपोर्टर सुमेरा खान जब ईरान के करज शहर पहुंची तो वहां बर्बाद हुए पुल का पुनर्निर्माण किया जा रहा था। अब इस ब्रिज को वापस एक बार फिर रीबिल्ड करने का जो काम है वो शुरू हो गया है, लेकिन ख़ास बात यह है कि ये ब्रिज ही क्यों निशाने पर था, इस ब्रिज को ही क्यों टारगेट किया गया, इस ब्रिज पर क्यों हमला किया गया अमेरिका द्वारा। लेकिन ये ब्रिज अपने आप में अहमियत इसलिए रखता है क्योंकि तेहरान से लोग वेडनेसडे को आमतौर पर जब वीकेंड होता है तो वीकेंड के लिए तेहरान से बाहर निकलते हैं, और वो फिर जब रोड्स का इस्तेमाल करते हैं तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए इस ब्रिज की अहमियत थी। ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल भी है क्योंकि ये हाईएस्ट ब्रिज है यूएई, ये जो अरब कंट्रीज हैं उसमें ये हाईएस्ट ब्रिज है। पश्चिम एशिया में युद्ध विराम की खामोशी अब तूफान से पहले की शांति जैसी लगने लगी है। अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी लगातार बढ़ रही है और वॉशिंगटन से आ रही चेतावनियों और पश्चिम की मीडिया की रिपोर्ट्स इशारा तो ये कर रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का मन बना सकते हैं। एक तरफ अपनी लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलों को जंग के मोर्चे पर उतारने की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ ईरान में भी अपना नया और खतरनाक हथियार दुनिया के सामने ला दिया है। एक ऐसा आत्मघाती ड्रोन जो मिशन पर निकलने के बाद तब तक नहीं रुकता जब तक दुश्मन को तबाह ना कर दे। सवाल ये कि अगर जंग छिड़ी तो क्या डोनाल्ड ट्रंप का सबसे घातक हथियार मुश्तबा के आत्मघाती ड्रोन के सामने टिक पाएगा? दरअसल अमेरिका ईरान के खिलाफ डार्क ईगल को तैनात करने जा रहा है, वो हाइपरसोनिक हथियार जो आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा तेज उड़ सकता है। जबकि ईरान ने अपने तरकश से निकाला है अराश ड्रोन, एक ऐसा आत्मघाती ड्रोन जो लॉन्च होने के बाद अपने टारगेट को खत्म करके ही दम लेता है।